हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि इजी हैं, लेकिन इनको कई बार लोग गलत मार्क कर देते हैं और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है सिंपल से क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन पे डिस्प्यूट हो तो उसको कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अ कमिटी सेट अप बाय द पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन पे अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको डिसाइड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके। ये प्रोविजन दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 103। इस कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट जो फाइनल डिसीजन देते हैं वो फाइनल होता है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन की वजह से हो रहा है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये डिसाइड लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर करते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन। यानी कि जब डिफेक्शन का मामला हो, डिफेक्शन मतलब जब कोई मेंबर अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इन मिडिल ऑफ हिज और हर टर्म। जैसे कि उसने बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, लेकिन वो बीच में ही छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट जाए तो। और इसको कौन डिसाइड करता है? लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड सेक्युलर डिनोट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पिक किया गया क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी की जो पॉलिटी वाली बुक है उसको आप जरूर पढ़ ले थॉरली। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से पिक किए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। सेक्युलर का क्या मतलब है? कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन, बिलीफ इन गॉड, प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन। अब सेक्युलर का दो मतलब है। यहाँ पे इंडिया में क्या सेक्युलर का मतलब है, इंडिया में कैसे सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है? तो यहाँ पे क्या है, हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिली हुई है और वर्शिप टू ऑल सिटीजन। क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस अथॉरिटीज़ को, जैसे मंदिर हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, इन सबको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है, लैंड कम रेट पे मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट पूरी तरह से रिलीजन से अपने आप को अलग रखता है। तो कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, ये सिस्टम जो है ये वेस्टर्न नोशन है सेक्युलरिज्म का, वहाँ पे ये नोशन फॉलो किया जाता है। इंडिया में है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन्स। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस एंड लोकसभा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर होगा प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आसान क्वेश्चन को देख करके तुरंत मार्क करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ ले उसके बाद ही मार्क करें। आंसर होगा सी। फिर एक क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी डिसाइडेड बाय। अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट है तो उसको कौन डिसाइड करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन का डिस्प्यूट के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। इसके अकॉर्डिंग अगर प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन पे कोई डिस्प्यूट होता है तो विद इन 45 डेज इलेक्शन कमीशन के पास एक पिटीशन फाइल करनी होती है। फिर एक अथॉरिटी बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस अथॉरिटी में एक सिंगल मेंबर होते हैं। ये सिंगल मेंबर जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं। ये सिंगल मेंबर अथॉरिटी जो है वो फाइनली डिसाइड करती है इस डिस्प्यूट पे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है प्राइम मिनिस्टर के डिस्प्यूट पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन पे अगर डिस्प्यूट हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए पूछा जाए तो ये एक सिंगल मेंबर अथॉरिटी होती है और इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन जाता है, फिर ये अथॉरिटी डिसाइड करती है डिस्प्यूट पे। ऑप्शन दिया हुआ है, हाई कोर्ट, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। इसको क्या बोलते हैं? दिस फेनोमेना इज नोन एज डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपेलेशन, यील्डिंग द फ्लोर। आंसर होगा डी, यील्डिंग द फ्लोर। जब एक मेंबर ज़्यादा बोल रहा होता है या फिर उनका टाइम पूरा हो जाता है और वो बोलते ही रहते हैं तो स्पीकर उनको स्टॉप करते हैं और कहते हैं कि आप फ्लोर छोड़ दीजिए, यील्ड द फ्लोर, ताकि दूसरा मेंबर अपनी बात रख सके। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज with the consent of all the states, with the consent of the majority of the states, with the consent of the states concerned, without the consent of any state.
यानी कि पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट के कंसेंट की जरूरत नहीं है। अंडर आर्टिकल 253 और यूनियन लिस्ट के एंट्री 1314 में ये दिया गया है कि इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और उसके लिए उसको किसी स्टेट के कंसेंट की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द endeavor ऑफ एवरी स्टेट to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education. ऑप्शन दिया हुआ आर्टिकल 349, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 351। आर्टिकल 350 डील करता है लैंग्वेजेस से रिलेटेड कि किस लैंग्वेज में अपने ग्रीवांस रिड्यूसल के लिए पिटिशन दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 350A में दिया हुआ है कि हर स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर टंग में दी जाए, खासकर माइनॉरिटीज़ को। तो ये आर्टिकल 350A में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन कंट्री। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अगर कोई इलेक्शन हुआ है तो जिसको जितने वोट मिले हैं उसको उसी अकॉर्डिंग सीट्स मिलती है असेंबली में। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ये फायदा होता है कि छोटी से छोटी पार्टी भी जिस हिसाब से वोट लेके आती है उसको जरूर रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो ये कहाँ जरूरी नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है देयर आर नो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, जहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है। A two-party system has developed. The first past post system prevails. There is a fusion of presidential and parliamentary forms of government. तो जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड है, यानी कि किसी दो ही पार्टी को वोट्स मिलेंगे, कोई दूसरी पार्टी है नहीं, तीसरी पार्टी है नहीं, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में तो बहुत सारी पार्टीज होती है और यहाँ पे खासकर ज़रूरत होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, ताकि जो पार्टीज को कम वोट भी मिले उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। तो आंसर होगा जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम डेवलप्ड हो गई है वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। बीइंग ए नॉन मेंबर हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट हैविंग द वोटिंग राइट्स। बिना वोटिंग राइट के भी कौन ऐसा है जो कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन उसको वोटिंग राइट नहीं होती है और वो नॉन मेंबर होता है, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल। आंसर होगा डी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नाउ फाइनल क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स पूछा जा चुका है, जिसमें केवल ऑप्शंस थोड़े बहुत डिफर करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट भी है कि आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और उसके लिए रीज़न भी देना है। ऑप्शन में दिया हुआ है मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये तो बहुत ही वेग चीज़ बताई जा रही है। डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, ये करेक्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन होता है पंचायती राज सिस्टम से। एडुकेट द पेजेंट्स, ये सही नहीं है। टू इंट्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो पंचायती राज सिस्टम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन तो होता है। अब एक बार ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो इसमें डी ऑप्शन नहीं था, ऐसे में ये ऑप्शन बी करेक्ट होता। लेकिन ऐसे इस क्वेश्चन में जिसमें ये चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इंट्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, यू टेल मी कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। अगर हम लोग इस तरह से देखें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन तो पंचायती राज सिस्टम के आने से पहले भी हुआ था, तो उस इंटरप्रिटेशन से ऑप्शन बी करेक्ट होता है। टेल मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर उस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।